हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज के इस यूट्यूब सेशन में हम लोग पढ़ेंगे फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट, जो कि यूजीसी नेट मैनेजमेंट का यूनिट 5 है। बेसिकली यूनिट 4 और यूनिट 5 जो है वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट से रिलेटेड है। तो उसके अलग अलग टॉपिक्स को जो हम लोग पढ़ेंगे, तो इसमें दो इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जैसे कि इसमें हम लोग बात करेंगे कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग के बारे में। इस कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग में बेसिकली हम लोग इस टॉपिक इस लिहाज से भी इम्पोर्टेंट है कि आपको यूजीसी नेट के एग्जाम्स में दो क्वेश्चन फिक्स हैं, मतलब एक से दो क्वेश्चन फिक्स है कि आपको इस टॉपिक से पूछा जाएगा। तो आइए चलते हैं, अब बात करते हैं कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग होता क्या है। कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग एक प्रोसेस है, आपको कंपनी के प्रोसेस को रीडिजाइन करने का, रीफाइन करने का। लाइक आप इसे इस तरीके से समझ लें कि आप किसी भी काम को कर रहे हैं, किसी संस्था को चला रहे हैं, और अगर उसमें आपकी जो गोल सेट था कि हमें इस टारगेट को अचीव करना, आप उसको अचीव नहीं कर पा रहे हैं, या जो आपकी रेट ऑफ प्रोडक्टिविटी है, या फिर आपको अगर बोल ले कि जितनी प्रॉफिट होनी चाहिए थी उतनी प्रॉफिट आपको नहीं मिल पा रही है, तो उस स्थिति में आपकी जो संस्था है उसे रीस्ट्रक्चर करना होता है, उसे आपको रीस्ट्रक्चर करना होता है। ठीक है। तो कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग के अंदर बेसिकली हम उसी चीज को पढ़ते हैं। इसके अलग अलग एस्पेक्ट्स होते हैं, जैसे इसके फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स होते हैं, आपको रिस्क को मिनिमाइज करने के लिए, ऑपरेटिंग इफिशियंसी को बढ़ाने के लिए, आपको मार्केट में आपकी जो फाइनेंशियल पोजीशन है, फाइनेंशियल एक्सेस है, उसको बढ़ाने के लिए, टैक्स बेनिफिट लेने के लिए भी कई बार स्ट्रक्चरिंग की जाती है। अदर एस्पेक्ट्स आप ले ले, फाइनेंस के अलावा अगर हम ले ले तो आपकी मार्केटिंग मैनेजमेंट की जो कैपेबिलिटी है, कई बार आप ऐसा देखते हैं कि किसी संस्था की जो मैनेजमेंट टीम है उसकी जो योग्यता है वो कम होती है, तो वो रीस्ट्रक्चर करता है, नई टीम हायर करता है, या जो बेस्ट क्वालिटी के स्ट्रेटेजी किसी और संस्था में है उससे वो लोग बोरो करते हैं और फिर उस चीज को इम्प्रूव करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं। अब उसी तरीके से नए प्रोडक्ट को जो है, नए प्रोडक्ट डेवलपमेंट को भी जो है वो मौका देते हैं। अब इसी तरीके से आपको कोई कंपनी अगर सीक हो, उसको रिवाइव करने के लिए भी कई बार रीस्ट्रक्चरिंग की जाती है। ठीक है। तो रीस्ट्रक्चरिंग का अलग अलग उद्देश्य होता है, मोटिव, जिसका मेन मोटिव आप ये समझें कि जिस किसी भी संस्था को आप चला पा रहे हैं, तो जो भी आपका सेट यानी डिफाइंड आपका गोल है, चाहे वो आपकी प्रॉफिट की है कि हमें इतनी प्रॉफिट अर्न करना है, हमारे इतना एक्सपेंशन करना है, प्रोडक्ट इफिशियंसी हमें ऐसा अचीव करना है, तो अगर उस चीज को अगर आप अचीव नहीं कर पा रहे हैं तो उसके लिए रीस्ट्रक्चरिंग की जरूरत पड़ती है। अलग अलग तरीके के मर्जर होते हैं, लेकिन हम बेसिकली इस स्लाइड में और इस आपको सेशन में वो उन्हीं विषयों को टच किया करने का हमने कोशिश किया है जो एग्जाम्स में लगभग आते ही आते हैं। तो जैसे हॉरिजेंटल मर्जर जो है, एक इसका टाइप है। हॉरिजेंटल मर्जर बेसिकली वैसा मर्जर है कि दो एक तरह की कंपनी आपस में मेल कर लें और एक एंटिटी बन जाए, और उसी सेक्टर में, जिस सेक्टर में वो सर्विस दे रहे थे उस सेक्टर में ही वो सर्विस देने लगे, तो वो जो है हॉरिजेंटल मर्जर होता है। जैसे कि आइडिया और वोडाफोन का मर्जर, आइडिया भी टेलीकॉम सेक्टर में है, वोडाफोन भी टेलीकॉम सेक्टर में है, तो इन दोनों का मर्जर जो है हॉरिजेंटल मर्जर होगा। अब उसी तरीके से वर्टिकल मर्जर को अगर हम देखें तो मर्जर ऑफ मीट सप्लायर कंपनी एंड केएफसी। आप जैसे कि देख ले, केएफसी किस चीज के लिए पॉपुलर है, आपको चिकन के लिए, नॉन वेज के लिए जो है केएफसी पॉपुलर है। तो केएफसी क्या कर रहा है, रॉ मटेरियल को प्रोड्यूस अपने यहाँ तो नहीं कर रहा है, तो अगर उसका इंटीग्रेशन किसी ऐसे कंपनी के साथ हो जाए जो कि मीट सप्लायर है यानी रॉ मटेरियल सप्लायर है, दैट इज वर्टिकल मर्जर। या इसमें आपको बैकवर्ड इंटीग्रेशन और फॉरवर्ड इंटीग्रेशन भी होता है। कई बार आपको जो है, आप सपोज आप रॉ मीट सप्लायर में हूं और केएफसी नॉनवेज को, फिनिश्ड गुड को लास्ट कंज्यूमर तक भेज रहा है, तो हमारे अकॉर्डिंग अगर मैं रॉ मीट सप्लायर हूं तो भी वर्टिकल मर्जर है, इसे फॉरवर्ड मर्जर या फॉरवर्ड इंटीग्रेशन भी कह सकते हैं। ठीक है। अब उसी तरीके से कॉन्ग्लोमेरेट मर्जर आता है। इस मर्जर में बेसिकली क्या होता है कि दो ऐसे कंपनियों का मिलन जिनका डोमेन है, सर्विस ऑफ डोमेन जो है बिल्कुल अलग होता है। जैसे मान लें कि अंबुजा सीमेंट को फेसबुक के साथ करा दें, अंबुजा सीमेंट का आप सर्विस सेक्टर देखें कि क्या उसका एरिया है, वर्किंग एरिया है, और फेसबुक का क्या एरिया है, अब दोनों में मेल हो जाए, दैट इज कॉन्ग्लोमेरेट
मर्जर। अब इसी तरीके से आप लोग देखें कि कॉन्जेनरिक मर्जर, कॉन्जेनरिक मर्जर क्या होता है, कंपनी रिलेटेड टू ईच अदर इन टर्म्स ऑफ कस्टमर ग्रुप, फंक्शंस और टेक्नोलॉजी। जैसे कि आप ये ले सकते हैं कि टेक महिंद्रा, माइंड ट्री, मैंने मान लीजिए कि ये दोनों एक डोमेन में काम कर रहे हैं, यानी आपको आईटी सेक्टर में डील कर रहे हैं। अब अगर एक दूसरे को अक्वायर कर लें, ठीक है, इन दोनों कंपनियों के लिए जो अलग अलग एक एंटिटी हैं, तो उनके लिए अलग अलग टीमें काम कर रही है, मैनेजमेंट की टीम अलग है, सारे ग्रुप से अलग अलग है, और वो ग्रुप अगर एक हो जाए एक काम को करने के लिए, दैट इज कॉन्जेनरिक मर्जर। अब आपको इसमें एक टेक ओवर भी होता है, क्योंकि आप अगर आप जनरली, हम सब ने देखा है कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में क्या है कि कई बार आपके फ्रेंडली डील नहीं होते, तो आपको उसमें कई बार टेक ओवर भी होता है, मर्जर भी होता है, कंपनी एक्वायर भी करते हैं। तो टेक ओवर अगर कोई करे तो उसमें डिफेंसिव स्ट्रेटेजी क्या हो सकता है, यानी कि आप ये समझ लें कि आपकी सम्मान भी बची रहे, और आपका जो एंटिटी था, आपकी जो संस्था थी, उसका अस्तित्व भी बच जाए। तो डिफेंसिव स्ट्रेटजी के अंदर, टेक ओवर के अंदर हम उसी चीज को पढ़ते हैं। अब उसका पॉइंट है, आप जैसे डाइवेस्चर्स को ले लें, इसमें क्या है कि जो टारगेट कंपनी है वो डाइवेस्ट करती है अपने बिजनेस को सब्सिडरी फॉर्म में, यानी कि आप उसे इस तरीके से समझ लें कि हम अगर बड़े स्वरूप में हैं, कोई मान लीजिए कि 10x टाइम का कोई संस्था है हमारे पास, उतनी उसकी लेंथ है, उतनी उसकी ब्रेड्थ है, बट प्रोडक्टिविटी रेशियो जो अचीव होना चाहिए था वो अचीव नहीं हो पा रहा है, तो उस सीन में क्या होता है कि एक स्मॉल पार्ट के साथ, यानी हम स्पिन ऑफ करके एक सब्सिडरी कंपनी खोलते हैं, जिससे हम कुछ प्रॉफिट तो गेन कर पाए। क्राउन ज्वेल्स भी एक इंपॉर्टेंट टर्म है जो अक्सर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। इसमें बेसिकली है कि व्हेन कंपनी यूज द टैक्टिक्स ऑफ डाइवेस्चर, दैट इज नोन एज क्राउन ज्वेल्स। अब उसी तरीके से पॉइजन पिल है, पॉइजन पिल्स एक टैक्टिस है, आपको अक्वायरिंग कंपनी अपनाती है कि पोटेंशियल बिडर को ऐसा लगता है कि ये कंपनी अनअट्रैक्टिव, यानी दूर से वो ना देख के पता कर पाए कि इसकी क्षमता क्या है, कैपेबिलिटी क्या है, तो ये टर्म अक्सर आपसे जो है पूछ लिया जाता है कि पॉइजन पिल होता क्या है। ठीक है, उसी तरीके से स्वैप रेशियो की भी अक्सर चर्चा होती है, स्वैप रेशियो क्या होता है, तो स्वैप रेशियो की अगर हम बात करें तो स्वैप रेशियो जो है बेसिकली इट इज एन एक्सचेंज रेशियो यूज्ड इन केस ऑफ मर्जर एंड एक्विजिशन। मैंने ये आप मान लीजिए कि जैसे आप होटल में जाते हैं, रेस्टोरेंट में आप जाते होंगे, जरूर जाते होंगे, तो वहां आप कार्ड को जब स्वैप करते हैं तो क्या होता है, स्वैप करते हैं मशीन में कि भाई स्वैप कर दो, हमारे मशीन में स्वैप करो, यानी हमने जो खाया उसका जो बिल हुआ है उसका पेमेंट ले लो। तो उसी तरीके से जब मर्जर या एक्विजिशन होता है तो उसका एक्सचेंज होता है, आप किसी को कुछ दे रहे हैं, बेच रहे हैं, तो बदले में आपको भी तो मिलेगा, तो किस अनुपात में मिला। अब इससे हमें चेक कर सकते हैं कि क्या मार्केट रेट था, क्या रेट ऐसा था जिससे हमें प्रॉफिट हो पाए, जो सेटिस्फैक्टरी हो हमारे लिए भी, तो दैट कैन बी मेजर थ्रू स्वैप रेशियो। और इंपॉर्टेंट टर्म है अमलगमेशन, जो कि एक इंपॉर्टेंट टर्म है। इसका अमलगमेशन बेसिकली क्या होता है कि दो या दो से अधिक कंपनी जब एक साथ बॉन्ड अप होते हैं और एक नई बिजनेस को लोग जन्म देते हैं, एक नया बिजनेस जो है शुरू होते हैं, एक नई एंटिटी की शुरुआत होती है, दैट इज अमलगमेशन। यानी उसमें 2 और मोर कंपनीज मिल रहे हैं, और जो पिछली आइडेंटिटी थी वो आइडेंटिटी अब बॉन्ड अप हो गया, नई एक आइडेंटिटी अब शुरू हो गई। अब एब्जॉर्प्शन भी एक इंपॉर्टेंट टर्म है। एब्जॉर्प्शन बेसिकली होता है एन एग्जिस्टिंग कंपनी टेक्स ओवर द बिजनेस ऑफ वन और मोर एग्जिस्टिंग कंपनी। ठीक है, डीमर्जर है उसी तरीके से, डीमर्जर भी एक इंपॉर्टेंट टर्म है इस चैप्टर का, इस टॉपिक का। आपको डीमर्जर में बेसिकली होता है अंडर दिस वन कंपनी ऑफर सम पार्ट ऑफ हिज बिजनेस टू अदर कंपनी फॉर ऑपरेशन टू परफॉर्म ऑपरेशंस, यानी जो उस कंपनी का काम है वो कंपनी का काम सतत चलता रहे। ठीक है, और जो आपको अर्लियर जो उसका पैटर्न था वो पैटर्न भी चेंज हो जाए। जैसे इसके टाइप्स अलग अलग कर सकते हैं, स्पिन ऑफ करना, स्प्लिट अप करना, इक्विटी क्रैब आउट करना। ठीक है, यानी आपको कुल मिला के जो है बिजनेस चले, और जो एग्जिस्टिंग था उससे वो चेंज होके चले, नहीं उसका लुक बदल जाए, ब्रांड बदल जाए, मैनेजमेंट टीम बदल जाए, आप इस तरीके से देख सकते हैं। रिवर्स मर्जर है, रिवर्स मर्जर बेसिकली एक मर्जर प्रोसेस है अंडर विच प्राइवेट कंपनी बिकम्स पब्लिक कंपनी बाय एक्वायरिंग इट, इट इज ए बैक डोर लिस्टिंग। यानी आप ये समझ लें कि बैक डोर से आप एंट्री मार रहे हैं अपने लाभ के लिए।
कहाँ पे किस तरीके से आपके प्रॉफिट हो पाए, उसे ध्यान में रखते हुए आप बैकडोर से एंट्री मार रहे हैं। अब मैनेजमेंट बायआउट और मैनेजमेंट बाय इन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे अक्सर आपसे सवाल पूछे जाते हैं। मैनेजमेंट बायआउट जो है एमबीओ एक इज ए ट्रांजैक्शन वेयर कंपनी where a company management team purchase the asset and operation of the business they manage। यानी मैनेजमेंट बाई आउट के अंदर, ये पॉइंट याद रखिएगा हमेशा, मैनेजमेंट बाई आउट के अंदर कंपनी मैनेजमेंट टीम यानी जो कंपनी में काम करने वाले मैनेजमेंट के जो लोग हैं वो परचेज कर लेते हैं कंपनी के असेट, परचेज द असेट्स एंड ऑपरेशंस ऑफ द बिजनेस दे मैनेज, जिसे वो ऑलरेडी मैनेज कर रहे थे उसे वो लोग खरीद लेता। ठीक इसका उल्टा मैनेजमेंट बाय इन में कंपनी परचेज बाय ए मैनेजर और मैनेजमेंट टीम फ्रॉम द आउटसाइड ऑफ द कंपनी, जो बाहर के लोग हैं वो आपके कंपनी को इसमें खरीदते हैं, ये मैनेजमेंट बाय इन हो गया। अब लिवरेज बायआउट भी टर्म आपने अक्सर सुना होगा। इसमें लिवरेज बायआउट बेसिकली कुछ नहीं, एक ऐसा है कि किसी भी कंपनी को या उसके डिवीजन को आप अक्वायर कर रहे हैं विच इज फाइनेंस इंटायरली और पार्शियली यूजिंग बोरोड फंड्स, यानी आप कर्ज लेकर के लोन लेकर के किसी भी कंपनी को या उसके किसी डिवीजन को आप अक्वायर कर रहे हैं तो उसे लिवरेज्ड बायआउट कहते हैं। लिवरेज बायआउट में मोटा मोटी आप ये समझ लें कि आप लोन लेकर या कर्ज लेकर के किसी भी संस्थान को या उसके किसी डिवीजन को परचेज कर रहे हैं तो उसे लिवरेज बायआउट कहा जाता है। फाइनेंशियल रीस्ट्रक्चरिंग, फाइनेंशियल रीस्ट्रक्चरिंग बेसिकली एक ऐसा मॉडल है कि आप जब कंपनी में होते हैं तो आपके पास दो चीजें होती है बेचने के लिए कि आप क्या चीज सेल आउट कर सकते हैं। तो उसमें आपके पास होता है आपका डेट और इक्विटी, यानी आपके पास अगर फाइनेंशियल टर्म में कैश वैल्यू में आपके पास पैसा ज्यादा नहीं बचा तो आपके पास क्या है, आपके पास आपका इक्विटी है, आपके पास डेट है, तो आप उसको अपने संस्थान के रिक्वायरमेंट के हिसाब से यूज करते हैं, सेल करते हैं, डिसॉल्व करते हैं, आप उस तरीके से उसका इस्तेमाल करते हैं। आइए अब आज के इस सेशन में दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ लें जो कि आपको यूनिट 5 यूजीसी नेट मैनेजमेंट का ही है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट। इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट के जो बेसिक टर्म है इसको इसमें हमने उसी चीज को टच करने का कोशिश किया जो अक्सर आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे कि आप इसमें इंटरनेशनल मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से इंपॉर्टेंट जो अक्सर एग्जाम में आते हैं। फॉरेन बॉन्ड, फॉरेन बॉन्ड बेसिकली आपको इट इज इशूड इन ए डोमेस्टिक मार्केट बाय फॉरेन एंटिटी इन द डोमेस्टिक मार्केट करेंसी। बेसिकली फॉरेन बॉन्ड एक ऐसा बॉन्ड है जैसे मान लीजिए कि अमेरिका जो है भारत के बाजार में अपना कोई बॉन्ड रिलीज करेगा तो वो हमारे करेंसी में यानी रुपीज में, रुपये में जो है वो अपने करेंसी को बॉन्ड को लॉन्च करेगा। ठीक है, उसी तरीके से यूरो बॉन्ड होता है, यूरो जो करेंसी है उसमें बॉन्ड को रिलीज होता है। कॉकटेल बॉन्ड होता है, कॉकटेल बेसिकली आप शराब मतलब वाइन्स बोल लें, शराब नहीं वाइन्स अगर हम बोल लें तो अब एक मिक्सचर होता है। ये जो बॉन्ड्स होता है आर डिनोमिनेटेड इन ए मिक्सचर ऑफ करेंसी, सच बॉन्ड आर नोन एज कॉकटेल बॉन्ड, यानी मिक्सचर होता है, यानी फॉरेन बॉन्ड भी होगा, डोमेस्टिक भी होगा, यानी आपको हर तरह की वैरायटी मिक्सअप करके कॉकटेल बॉन्ड में मिलेगा। मसाला बॉन्ड बहुत इंपॉर्टेंट नाम है जो एग्जाम में पूछा चुका है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी आया हुआ है। It is a rupees dominated borrowing issued by Indian entity in overseas market। हमारे जो भारतीय संस्थान हैं वो विदेशों में जो अपने बॉन्ड्स को लॉन्च करते हैं वो आपको रुपीस के फॉर्म में यानी हमारी जो भारत की जो करेंसी है उसमें लॉन्च करते हैं, दैट इज मसाला बॉन्ड। और इसके इंपॉर्टेंट की अगर हम कुछ टर्म्स की बात करें तो आपको जैसे फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड एफसीसीबी बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। एफसीसीबी आर बॉन्ड इशूड बाय लिस्टेड कंपनी इन द ओवरसीज मार्केट, जैसे कि जो लिस्टेड कंपनी स्टॉक एक्सचेंज का आपने नाम सुना होगा, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बम्बई स्टॉक एक्सचेंज, तो वहाँ जो जिस कंपनी की लिस्टेड कंपनी है तो वो जो अपनी बॉन्ड इशू करते हैं विदेशों के मार्केट में जिससे आप फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, तो वो एफसीसीबी होता है, फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स। अब जैसे आप इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज के लिए कुछ संस्थाएं जैसे GIFT जो है फेमस है इंडिया में, गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी आपको गुजरात गांधीनगर में है। ECB एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग। अब इसे एजुकेशन में भी जो है इसकी परमिशन मिल गई है, यानी कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट भी आपको बाहर के विदेशों के संस्था से जो है कर्ज ले सकती है।
पैसे ले सकती है। बेसिकली ईसीबी जो है वो एक इट इज ए लोन अवेल्ड बाय एन इंडियन एंटिटी फ्रॉम नॉन रेसिडेंट लेंडर। जो आपको एनआरआई जो हैं, ठीक है, या फिर जो आपको ओवरसीज कंट्रीज के जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है वो आपको उससे आप फंड इजिली रेज कर सकते हैं, ठीक है, और आप अपने करेंसी में उसको मतलब जो है इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये है लोन अवेल्ड जो है बेसिकली उस चीज के लिए इसकी ईसीबी की इस्तेमाल की जाती है। आपको फॉरेन एक्सचेंज मार्केट काफी इंपॉर्टेंट है, आपको इंटरनेशनल आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट में इंपॉर्टेंट टॉपिक है अभी। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट जो है एक प्लेस है जहां पर बायर्स सेलर्स जो है इन्वॉल्व होते हैं फॉरेन करेंसीज के सेल परचेज के लिए, ठीक है। पार्टिसिपेंट्स इन फॉरेन फॉरेक्स मार्केट यानी फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के पार्टिसिपेंट्स कौन कौन है? आपको नॉन बैंकिंग एंटिटीज, गवर्नमेंट हो सकता है, स्पेकुलेटर्स हो सकते हैं, आर्बिट्रेजर्स हो सकते हैं। इसमें आर्बिट्रेजर्स बेसिकली वो पर्सन है जो कि एक ही मार्केट में होता है, ठीक है, और किसी भी बाउंड का या फिर दोनों में जो पैसे का जो अंतर होता है, जो डिफरेंस होता है, जैसे कि आप मार्केट में देख लें कि इंडिया का जो है $1 की कीमत रुपीस के अकॉर्डिंग कैसा है, ठीक है, या इसे यूरो में मेजर कर लें। तो बेसिकली इट्स काइंड ऑफ जो ट्रेडर्स एक तरीके से जो होते हैं, आपको एक ही मार्केट में बैठेंगे, जो डिफरेंशियल जो प्राइस है उसको लोग फायदा उठाते हैं और उसी पे लोग अपना प्रॉफिट कमाते हैं, ठीक है। तो ये हो गए आर्बिट्रेजर्स, इन्हें बोलते हैं। फिर इसका जो हिस्सा हो सकता है बैंक्स हो सकता है, एफईडीआई हो सकता है, फॉरेन एक्सचेंज डीलर एसोसिएशन ऑफ इंडिया जो है एक मानक संस्थान है इस बिजनेस को कंडक्ट करने के लिए। अब कुछ अलग अलग टर्म हैं जो कि विदेशों में हर बैंक अपना खाता नहीं खोल सकता है। आप इंडियन कंपनी आप चाहेंगे कि विदेश में आपकी खाता खुले और आप उसे संचालित कर ले, तो ये संभव नहीं होता कि हर बैंक अपनी खाता खोल ले। तो उसी तरीके से नॉस्ट्रो अकाउंट होता है, टर्म है जो कि फाइनेंस में इसका इस्तेमाल होता है। अगर आप ओवरसीज में अगर आप ट्रांजेक्शन करते हैं तो नॉस्ट्रो अकाउंट्स होता है, जिसे आवर्स अकाउंट भी बोलते हैं। इसमें एसबीआई का अकाउंट होता है, एचएसबीसी संस्थान जो है यूके में, उसके साथ एसबीआई का अकाउंट होता है, वॉस्ट्रो अकाउंट जिसे योर्स अकाउंट भी बोलते हैं। इसमें एचएसबीसी का अकाउंट होता है इंडिया के अंदर एसबीआई में। लोरो मतलब देयर्स अकाउंट, इसमें जैसे मान लीजिए कि बैंक ऑफ इंडिया को ट्रांजेक्शन करना है एचएसबीसी के साथ तो डायरेक्ट नहीं कर सकता, बल्कि एसबीआई का जो अकाउंट है एचएसबीसी के साथ उसके जो है परमिशन से जो है वो अपना लेन देन ट्रांजेक्शन जो है वो कर सकता है। दैट इज लोरो अकाउंट्स, मींस लोरो अकाउंट्स देयर अकाउंट्स, वोस्ट्रो अकाउंट्स इज योर्स अकाउंट, नोस्ट्रो अकाउंट इज आवर्स अकाउंट, ठीक है। अब रेगुलेटरी पर्सपेक्टिव से अगर देख ले तो फेमा है इसके लिए, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, जो कि फेमा इफेक्टिव हुआ है 1 जून 2000 से। फंक्शन बेसिकली फॉरेक्स मार्केट्स में जो है इसका है आपको ट्रांसफर का, क्रेडिट का, हेजिंग का, ये इसका फंक्शन है। अब आपको आखिरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है हम लोग इसमें समझ लेंगे, इन्वेंट्री मैनेजमेंट टेक्निक्स को। इन्वेंट्री मैनेजमेंट टेक्निक जो है आपको वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इंपॉर्टेंट इस लिहाज से भी है कि आप किसी भी डिमांड सप्लाई का जो चेन है तो उसमें आपकी जो है सप्लाई बनी रहे, और डिमांड जो आपका आ रहा है वो कैसे सेटिस्फैक्टरी तरीके से आप डिलीवर कर पा रहे हैं, ये भी काफी मायने रखता है, ठीक है। तो इन्वेंट्री मैनेजमेंट का अलग अलग टेक्निक है, जैसे एबीसी एनालिसिस है, जिसमें ए रिप्रेजेंट फॉर हाई वैल्यू एंड लो क्वांटिटी गुड्स, यानी ए मतलब उसका वैल्यू हाई है बट क्वांटिटी लो है, बी यानी मॉडरेट वैल्यू मॉडरेट क्वांटिटी गुड, सी लो वैल्यू बट क्वांटिटी हाई है, ठीक है। तो आपको उस हिसाब से प्रायोरिटी देना पड़ेगा। जैसे ए अब कहीं पे डिमांड है आपको ए की, ठीक है, तो समझना पड़ेगा कि अगर ए की डिमांड है तो ए का वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू हाई है, क्वांटिटी क्या है, क्वांटिटी लो है लेकिन वैल्यू हाई है, वैल्यू हाई आपके प्राइस ज्यादा मिलने की संभावना है। तो अब आपको अब उसके अकॉर्डिंग सोचना पड़ेगा कि आप किस तरीके से आप इन्वेंट्री को मैनेज कर रहे हैं ताकि डिमांड सप्लाई चेन को बैलेंस रख पाए। उसी तरीके से एफएनएसडी टेक्निक से, एफएनएसडी टैक्सी में फास्ट मूविंग इन्वेंट्रीज, एन फॉर नॉर्मल मूविंग इन्वेंट्रीज, ठीक है। आप उसी तरीके से एस फॉर स्लो मूविंग इन्वेंट्रीज, डी फॉर डेड मूविंग इन्वेंट्रीज। बेसिकली इसके थ्रू हम ये देखते हैं कि हमारी जो लॉजिस्टिक है, जो सप्लाई चेन मैनेजमेंट का जो लॉजिस्टिक सप्लाई चेन है उसमें हम ये देखते हैं कि कौन सा फास्ट मूविंग है, स्लो मूविंग है, नॉर्मल मूविंग है, डेड मूविंग है। तो इसके थ्रू हम एक एस्टिमेशन लगा लेते हैं कि हम किस तरीके से चीजों को या प्रोडक्ट को अच्छे तरीके से डिलीवर कर पाए। तो उसके अकॉर्डिंग हमें प्लान आउट करना पड़ेगा, फिगर आउट स्ट्रेटजी को आपका डिजाइन करना पड़ेगा, डिफाइन करना पड़ेगा, ताकि आप डिमांड एंड सप्लाई चेन को जो डिमांड है उसको आप मीट कर पाए।
VD एनालिसिस है जो कई बार पूछा भी जा चुका है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आ भी चुका है। इसमें V फॉर विटल इन्वेंटरी दैट कंसिस्टेंस नीड टू केप्ट इन स्टॉक। विटल्स आपको हिंदी में अत्यंत आवश्यक भी इसे बोलते हैं, यानी वो गुड है जो आपको इन्वेंट्री में रखना ही रखना होगा। जैसे कोरोना काल में पैरासीटामोल देख लें, किसी भी मेडिसिन के पास विटल रिक्वायरमेंट थी कि आपको मेडिकल शॉप पे पैरासीटामोल की दवा रखनी ही रखनी है। E for essential, keeping minimum stock as required. D for desirable operation, can run with or without this option। ये उस तरीके से है कि ऑडी कार, ठीक है, तो आप अगर देख लें कि हर ऐसा नहीं है कि हर शोरूम से ऑडी कार हर महीने भी बिकता हो, कोई जरूरी नहीं, या कुछ शहर में हो सकता है बिकता भी, लेकिन ये है कि आप उसके बिना भी रह सकते, ठीक है। तो आपको डिजायर के अकॉर्डिंग है, तो आप उस तरीके से उस चीजों को मैनेज कर सकते हैं, उसके डिमांड को। HML एनालिसिस है, H फॉर हाई वैल्यू इन्वेंटरी, M फॉर मीडियम वैल्यू इन्वेंटरी, लो फॉर लो वैल्यू इन्वेंटरी, यानी आपको वैल्यूज के हिसाब से प्रायोरिटाइज करके चीजों को आपको फुलफिल करना पड़ेगा। SD एनालिसिस जो है वो इम्पोर्टेंट एनालिसिस है। S फॉर आपको आइटम्स विच आर इम्पोर्टेंट एंड रिक्वायर्ड लॉन्गर लीड टाइम। लीड टाइम वो होता है जब आपको, जैसे मान लीजिए कि मैंने ऑर्डर प्लेस किया कि मुझे सैमसंग का टैबलेट चाहिए, ठीक है, सैमसंग गैलेक्सी A7 का आपको 10 इंच का टैबलेट चाहिए मुझे। तो जब मैंने ऑर्डर किया और जब तक मुझे वो आया नहीं, मिला नहीं, तब तक का जो ड्यूरेशन है दैट इज लीड टाइम, ठीक है। उस तरीके से D फॉर डिफिकल्ट आइटम विच रिक्वायर्स मोर then a fortnight to be available but less than a month lead time। तो आपको इस चीज को भी मैनेज करना पड़ेगा। E for easily available आइटम विच आर easily available, एक जस्ट इन टाइम एनालिसिस JIT होता है, इंपॉर्टेंट टर्म है। इट इज आल्सो नोन एज TPS, टोयोटा प्रोडक्शन सिस्टम। टोयोटा जो एक कंपनी है, आपको ऑटोमोबाइल्स कंपनी है, तो उसके नाम से भी इसे जाना जाता है। सबसे पहली बार JIT जो है जस्ट इन टाइम एनालिसिस जो कंसेप्ट है, और टोयोटा ने ही इंट्रोड्यूस किया था। एडवांटेज है इसका JIT का जस्ट इन टाइम एनालिसिस का कि दैट कस्टमर डिमांड कैन बी मीट विदाउट नीडिंग टू कीप क्वांटिटीज ऑफ प्रोडक्ट ऑन हैंड, ठीक है। यानी जैसे कि आपको डिमांड आए, आप जैसे मान लीजिए कि आपको गर्मा गर्म चाट खाना है, तो आपको पहले से बना कर रखेगा तो आप खाओगे भी। आया आपको ऑर्डर लिया 2 प्लेट 4 प्लेट जितना प्लेट आपको लेना है। तो ये तो मैं छोटा सा बता रहा हूँ। ऐसे बड़े स्वरूप में भी जस्ट इन टाइम एनालिसिस का भी जो मॉडल है, इससे क्या है कि आपकी बचत, मैंने रखने का जो है सामान आप बना दी तो उसे रखने का कॉस्ट भी तो जाता है, किराया जाता है। तो उसका एडवांटेज है जस्ट इन टाइम आप एनालाइज करिए कि हमें देना क्या और उस चीज को आप डिलीवर कर रहे हैं। आज की क्लास में इतना ही। आगे जो है हम लोग अलग टॉपिक पे पढ़ेंगे, और अभी हम लोग यूनिट 5 पे ही पढ़ेंगे। हम लोग UGC नेट मैनेजमेंट के जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं उन सारे टॉपिक्स को हम लोग पढ़ेंगे। आप लोग हमारे साथ बने रहे, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।